तो हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड हम लेकर आ गए हैं आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे इसमें बहुल आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक और वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बहुल आवेशों के बीच बल के लिए सूत्र की स्थापना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है बच्चों, एक बहुत सारे, जैसे हमने दो आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक निकाला था, कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है उसमें। ठीक है, ये तो दो आवेशों के लिए था, लेकिन अगर बहुत सारे आवेश हों तब हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से माना Q1 Q2 Q3 डैश Qn आवेशों का एक निकाय है। Qn आवेशों का एक निकाय है, एक निकाय है। ठीक है, जो ये थोड़ी लैंग्वेज लिख देते हैं इसमें, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, माध्यम में स्थित है। तब इसके कारण हमें, यानी इस निकाय के कारण हमें, अब इस डायग्राम को भी समझाऊंगा, तब इस निकाय के कारण हमें, तब इस निकाय के कारण हमें बल के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है बेटा, तब हमें इस निकाय के कारण हमें बल के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो बच्चों, हम मान लेते हैं कि Q1 Q2 और Q3 आवेशों का एक निकाय है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई मूल बिंदु है, यहाँ से ये Q2 दूरी, ये Q2 आवेश है कुछ दूरी पर, ये Q3 है और ये Q1 आवेश है। ठीक है, अच्छा, ये Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है, और ये Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13। ऐसे ही Q4 के बीच की और Q1 के बीच की दूरी R14 होगी। Q5 के लिए ऐसे ही R15 होगी, और ऐसे ही ये Qn आवेश है, इसके लिए बीच की दूरी हो जाएगी R1n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, एक ये जो Q1 आवेश है, इस पर इनके द्वारा Q1 Q2 द्वारा Q3 Q4 Q5 Qn द्वारा ये सब बल लगेंगे। जो इनका जो इन सभी बलों का जो सदिश मान होगा, सभी को अगर टोटल निकाल लिया जाए तो इस निकाय के कारण बल निकल के आ जाएगा। क्या समझे? यानी इसमें एक Q1 आवेश है, इस पर Q2 द्वारा बल निकालेंगे, Q3 द्वारा, Q4 Q5 सबके द्वारा बल Q1 पर निकालेंगे, और जो टोटल इसका जो वेक्टर फॉर्म है सब इनको जोड़ दिए जाए तो कुल बल के बराबर मान आ जाएगा। तो देखिए, हमने कर लिया इतना, निकाय के बारे में हमने लिख दिया। तो देखो बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आवेश Q1 पर लगने वाले, Q1 पर Q2 Q3 डैश Qn द्वारा लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब हम कहें यदि Q2 द्वारा Q1 पर बल, यदि Q2 द्वारा Q1 पर बल F12 लग रहा हो, कितना लग रहा हो, F12 हो। 12 क्यों? क्योंकि ये Q1 है और ये Q2 है, इसलिए F12 लिख दिया हो। तब जो बल निकलेगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के परावैद्युतांक है तो के लिख दीजिए, Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, बीच की दूरी है ये,
तो R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, क्योंकि ये बल है वो इसके अनुदिश लगा हुआ है R12 के अनुदिश, इसलिए यहाँ पे R12 कैप लगा दिया। ठीक है, अब Q2 द्वारा Q1 पर बल हो गया। अब Q3 द्वारा देख लो, अब Q3 द्वारा Q1 पर बल, अब Q3 द्वारा, अब Q3 द्वारा Q1 पर बल F13 हो, तब F13 बराबर, एक वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे, F13 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q1 और Q3 के बीच का है, तो Q1 इंटू Q3 लगा देंगे अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है, R13 स्क्वायर इंटू R13 का कैप। ठीक है, इसी प्रकार Q4 हो तो F14 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q4 हो जाएगा अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप, ऐसे करके बन जाएगा। ऐसे ही Q5 के द्वारा, Q6 के द्वारा, ऐसे ही इसी प्रकार सभी बल हम निकालते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां लिख देते हैं इसी प्रकार Q4 Q5 Q6 डैश Qn आवेशों द्वारा Q1 पर लगने वाले बल जैसे Q2 द्वारा Q1 पर F12, Q3 द्वारा Q1 पर कितना F13, और Q4 द्वारा क्या हो जाएगा F14, Q5 द्वारा F15, Q6 द्वारा F16 डैश F1n क्या होंगे बेटा, Qn द्वारा क्या होगा F1n होंगे। ये बल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ठीक है, इसी प्रकार जैसे F12 निकाला, ऐसे ही F13, ऐसे ही F14, F15, ऐसे सब निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? ठीक है, यदि निकाय का कुल बल F हो, यदि निकाय पर कुल बल F हो, तब से टोटल को जोड़ देंगे बेटा, तो आ जाएगा बच्चों, सभी को जोड़ दें तो F वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, या ऐसे ही लिख दो प्लस डैश F1n वेक्टर। इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो F वेक्टर बराबर, इसकी वैल्यू थी ऊपर, देखिए क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के F13 की वैल्यू Q1, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस ऐसे ही डैश कहां तक पहुंचेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Qn पर बल, तो Q1 इंटू Qn द्वारा Q1 पर बल, तो Q1 इंटू Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n का कैप, ये हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, Q1 भी कॉमन है, तो यहां बचेगा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस यहाँ पे Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डैश यहाँ Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप, ये ठीक है। तो ये क्या निकले आया, बहुल आवेशों के कारण बल का व्यंजक निकले आया
उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी है आपको तो हमें कमेंट करके बताएं कहाँ प्रॉब्लम है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? तो यहां से समझिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र कहां? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, अभी खींचकर दिखाएंगे रेखाएं, जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर, यह परिभाषा है इसकी, स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। क्या कहा? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब देखो ये खींचेंगी कैसे? जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं और इस प्रकार से, ठीक है। ये काल्पनिक वक्र है, कहीं दिखाई तो नहीं देता है, ऐसे। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो वैद्युत क्षेत्र है। अच्छा, यहां से और भी रेखाएं ऐसे जाएंगी और ये जाकर के आगे इधर कंप्लीट हो रही होंगी, स्पेस नहीं है थोड़ा सा, तो ये यहां पर आकर के ये ऐसे और यहां आके कंप्लीट हो रही होंगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय, ये निष्कोणीय वक्र है, स्मूथ वक्र है, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच रही है, निष्कोणीय है, किसी कोण पर नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, काल्पनिक है, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर, यानी जिसके किसी बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर, जैसे मान लो इसके यहां इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या कहीं पे भी, जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर, अब स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं? ऐसे स्पर्श रेखा खींचकर, देखो इससे स्पर्श करती हुई रेखा ऐसे जाएगी, इससे स्पर्श करती हुई रेखा ऐसे जाएगी, तो जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है। स्पर्श रेखा खींचकर, स्पर्श रेखा खींचकर, इससे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहां से स्पर्श रेखा खींचे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो यहां हो जाएगी, यानी इस पर स्पर्श रेखा खींच करके हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जैसे मान लो मुझे आप ये पता करना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो मैं यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा और मैं ज्ञात कर लूंगा कि ये मेरे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। क्या समझ में आया आपको? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण देख लो भाई, वैद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाओं के, वैद्युत बल रेखाओं के
गुण या विशेषताएं, विशेषताएं, अभिलक्षण, ठीक है, यही है। क्या विशेषताएं? तो आपने देखा वैद्युत बल रेखाएं ये प्लस से माइनस की तरफ चलती हैं। आपने अभी देखा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर जाती हैं, प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, धन से ऋण की ओर जाती हैं। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है बेटा। ये ऐसे माइनस की तरफ आती हैं और प्लस से निकल करके जाती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर चलती हैं। किधर चलती हैं? ऋणावेश की ओर चलती हैं, ऋणावेश की ओर चलती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। देख रहे हो कहीं काट रही हैं, सब अलग अलग हैं। तो यहां पे लिख दो इस पॉइंट को, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो, काटने का मतलब प्रतिच्छेद करना, काटने का मतलब प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करना, ठीक है, प्रतिच्छेद करना। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि काटेगी तो यानी प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु या कटान बिंदु, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का निरूपण करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का निरूपण करेगी। बेटा इस बात को समझो, कैसे? जैसे वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, हमने ये कहा, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। जैसे मान लो ये कभी काटती नहीं है, और मान लो ये काट के चली गई, ऐसे यहां काट रही हैं, ऐसे काटती नहीं है, कटा के दिखा रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है। कोई ये मत कह देना काटती नहीं क्योंकि इनके दांत नहीं होते हैं, है ना, ऐसे मत बोलना भाई। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। भाई दो स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेगी? जैसे मान लो ये कटान बिंदु है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें निर्धारित करनी है, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच जाएगी और एक ऐसे खींच जाएगी, तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। और एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक जगह पे दो दिशाएं तो नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा असंभव है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी। ऐसा असंभव है, यानी ऐसा नहीं होगा बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं किसी को एक दूसरे को काट दें, ऐसा नहीं होता है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं
वैद्युत बल रेखाएं एकाएक नहीं टूटती, एकाएक नहीं टूटती। ठीक है बेटा, एकाएक नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती ये भी सुन लो। क्योंकि टूट जाएगी तो, इसे भी अभी समझाता हूं, क्योंकि टूट जाएगी तो उस स्थान पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकेगी, नहीं खींची जा सकेगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण नहीं हो पाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण नहीं हो पाएगा। क्या कहा? वैद्युत बल रेखा कभी भी एकाएक नहीं टूटती। नहीं टूटने का मतलब है कि ये कंप्लीट रेखा होती है बेटा, ऐसे एकाएक नहीं टूटती। जैसे मान लो ये यहां तक तो है, लेकिन यहां से गायब है, यहां गायब है, फिर यहां पे ब्रेक हो गई, यहां पे है, इस जगह है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, ऐसा नहीं होगा। वैद्युत बल रेखाएं एकाएक नहीं टूटती, कहीं पे एकाएक नहीं टूटती, पूरा ये सतत वक्र होती हैं, एकाएक नहीं टूटती हैं। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि टूट जाएगी तो उस स्थान पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे मैं कहूं बेटा यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो यहां पे स्पर्श रेखा किधर खींचेंगे? कहीं नहीं, तो यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एकाएक नहीं टूटती, क्योंकि टूट जाएगी तो उस स्थान पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकेगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक समान बल रेखाएं, एक समान बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। बेटा बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको मैं, ध्यान रखना, बहुत बेसिक, एकदम जीरो टू हीरो। ठीक है, ठीक है, एक समान बल रेखाएं, कैसी बल रेखाएं? एक समान बल रेखाएं। ठीक है, एक समान बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, एक समान बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जैसे ये एक समान है ऐसे, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जैसे आपसे कहा जाएगा कोई वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे खींचेगा। ठीक है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और मैं यही कहूं कि असमान रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। असमान रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। ठीक है बेटा, जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है, एक सीधी जा रही है, एक ऐसे चलेगी, एक ऐसे चलेगी। असमान वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये असमान वैद्युत क्षेत्र है, कोई रेखा कहीं, कोई रेखा कहीं, कोई असमान वैद्युत क्षेत्र है। ये समान है और ये असमान है। ओके, अच्छा, पांचवा पॉइंट है धनावेश के कारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इसकी ध्यान देना। धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर जाती हैं? आवेश से बिंदु की ओर जाती हैं। आवेश से बिंदु की ओर जाती हैं। जैसे ये प्लस क्यू है, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखा देखेंगे तो आवेश से बिंदु की ओर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस क्यू आवेश से बिंदु की ओर यानी दूर की ओर होगी। ठीक है, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण तीव्रता की डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। वैद्युत क्षेत्र रेखा इसके कारण बाहर की तरफ होंगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? प्लस क्यू के कारण तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अगर मैं धनावेश के कारण बात करूं, ऐसे ही धनावेश के कारण अगर देखें तो धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना भाई, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, सॉरी धनावेश के कारण हो गई, ऋणावेश के कारण देखो, अब ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बिंदु से आवेश की ओर आती हैं, बिंदु से आवेश की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, आवेश की ओर होगी। देखो कैसे, जैसे ये माइनस क्यू आवेश है, तो इसके कारण आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। जैसे कोई माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण ऐसे देखें तो ये अंदर की तरफ आएंगी वैद्युत बल रेखाएं। समझ में आया बच्चों? ये तो आज हमने पढ़ा बहुल आवेशों के कारण बल और वैद्युत बल रेखाएं और उनके अभिलक्षण या गुण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।